गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT पढ़ रहे थे। CFT में अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल के बाद में अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल तथा समतल वर्गाकार। देखो बेटा, अब अगर समतल चतुष्फलकीय संरचना के लिए बात करें, चतुष्फलकीय संरचना में जो कक्षक होते हैं वो चतुष्फलकीय संरचना में होते हैं, अर्थात ये अक्षों के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? अक्षों के बीच में। अपन ने देखा था अष्टफलकीय संरचना में, अष्टफलकीय संरचना में जो कक्षक पड़े थे धातु के, वो कहाँ थे? अक्षों के ऊपर थे। इसलिए जब लिगेंड आता है तो ज्यादा प्रतिकर्षण किसे मिलता है? जो अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है अधिक प्रतिकर्षण के कारण, इसलिए वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? EG कक्षक। और जो नीचे रह जाते हैं उनको बोला जाता है T2G कक्षक। और उन दोनों के बीच में जो एनर्जी आती है उसे विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, CFSC कहते हैं। डेल्टा O के नाम से दर्शाया गया था। अब टेट्राहेड्रल के लिए बात करें, ये पहले समभ्रंश कक्षक थे। DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 एंड DZ2। ये समभ्रंश कक्षक थे, इनमें विपाटन होगा। इस बार जो अक्ष के ऊपर पड़े हैं उनको प्रतिकर्षण अधिक मिलता है, सॉरी कम मिलता है, और जो अक्ष के बीच में पड़े हैं उन्हें प्रतिकर्षण अधिक मिलता है, क्योंकि चतुष्फलकीय में अक्षों के बीच में आते हैं, अक्षों के बीच में आते हैं। तो इनको नाम क्या दिया? ये कौन हो गए? DXY, DYZ और DXZ। और ये कौन से हैं? DX2, Y2 एंड DZ2। तो अपन ने देखा कि इस बार ये T2 कक्षक हो गए, T2 कक्षक हो गए, और ये E कक्षक हो गए। तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई और इनकी ऊर्जा घट हो गई, परंतु ये इतनी ज्यादा ऊर्जा डिफरेंस नहीं होता कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का पहले पेयरिंग और उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपन बात करते हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए बात करते हैं कि कब आप तो टेबल याद रखें एक, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड ये D10। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। अपन इनके बारे में बात करते हैं कि किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें बात करें, पहले D1 में बात करें तो D1 में इलेक्ट्रॉन यहां आया तो अपने पास ये कक्षक खाली पड़ा है, ये कक्षक खाली पड़े हैं, तो अपन कहेंगे अंदर वाला D काम आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये जो मैंने बनाई है ये चतुष्फलकीय संरचना के लिए बनाई है, इसके लिए चतुष्फलकीय संरचना के लिए बनाई है। अगर D1 के लिए बात करें तो D1 में अपने को युग्मन करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर संकरण कौन सा आएगा बेटा? DsP2 संकरण आएगा। कौन सा आएगा? DsP2 संकरण आएगा। अगर D2 की बात करें, किसकी? D2 की, D1 होगा तो DsP2 होगा, क्योंकि अपने को युग्मन करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी sp2 आएगा, DsP2 ही आएगा, DsP2 आएगा, क्योंकि अपने पास एक कक्षक खाली पड़ा है। अब इसमें बात करें, इसमें दो कंडीशन बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए एंड वीक फील्ड लिगेंड आए। इसमें भी दो कंडीशन बन जाएंगी अपने पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए या फिर वीक फील्ड लिगेंड आए। अपन इनको एक साथ लिख देते हैं, D1, D2, D3,
D4 में तो हमेशा क्या रहेगा, DsP2 संकरण रहेगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। जैसे अपने कल टेबल बनाई थी उसी हिसाब से अपन एक टेबल बना रहे हैं कि D1, D2, D3, D4, DsP2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। D5 में बात करें, अब D5 में दो कंडीशन आ गई अपने पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया एंड वीक फील्ड लिगेंड आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो अपन एक युग्मन कर देंगे, तो इसमें संकरण कौन सा आ जाएगा, DsP2। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ संकरण आ जाएगा sp3। कौन सा संकरण आ जाएगा, sp3। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 4। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे ही बात करें D6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। D7 में वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन सा हो जाएगा, sp2, और इसमें कौन सा हो जाएगा, sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में DsP2 sp3। D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, DsP2 एंड यहां पर कौन सा, sp3। D9 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड DsP2 एंड वीक फील्ड लिगेंड में sp3। ये D10 में चाहे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में ही कौन सा आएगा, sp3 आएगा। दोनों में कौन सा आएगा, sp3 आएगा। ये टेबल अपने को ध्यान में रखनी है। दोबारा बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, जबकि जो कल बात की थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात की थी। इन दोनों को मिक्स मत करना। D1, D2, D3 वहां पर तो किसमें फर्क नहीं पड़ रहा था, D1, D2, D3 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। यहाँ पर D1, D2, D3, D4 में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनमें क्या रहेगी, DsP2 रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी इलेक्ट्रॉनों के बराबर रहेगी। ऐसे D5 में देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो एक युग्मन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, DsP2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि टोटल 5 थे, एक युग्मन हो गया तो क्या बचेगी, सॉरी अपन ऐसे युग्मन कर देंगे 5 में से। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी 3। कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ऐसे ही आगे बात करें, D6 आया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में DsP2, वीक फील्ड लिगेंड में sp3। D7 में DsP2 sp3, D8 में DsP2 स्ट्रॉन्ग फील्ड में, इसमें sp3। D9 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये एग्जांपल के लेकर बात करेंगे अपन, अभी बात करते हैं एग्जांपल लेकर। एग्जाम्पल लेते हैं, निकिल Cl4 -2। निकिल Cl4 -2 के लिए बात करें, निकिल के लिए क्या लिखते हैं, D8 3D8 4s2। निकिल +2 बनाया बेटा तो क्या बन गया, 3D8 4s0 4p0। ये कंपाउंड बना। यहां D में 8 है, निकल में देखते हैं D8 है
1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। D8 में अपने इलेक्ट्रॉन फिल किए, यहाँ 4s पड़ा है अपने पास वैकेंट, और यहाँ क्या पड़ा है 4p पड़ा है। क्या पड़ा है 4p, 4s और ये क्या है 4p है। अब देखते हैं Cl कैसा है, वीक लिगेंड है तो ये युग्मन नहीं करेगा, तो अपने पास क्या हो गया, एक S 3 P हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। तो संकरण कौन सा हो जाएगा अपने पास, sp3 संकरण हो गया। कैसा हो गया, sp3 संकरण हो गया। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अणु चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। कैसी, अणु चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। चतुष्फलकीय संरचना हो गई। कैसी, चतुष्फलकीय संरचना हो गई। कैसी हो गई, चतुष्फलकीय संरचना। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। इसको तो अपने हिसाब से अपन देखा था D8 में वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या हो गया sp3 संकरण हो गया। क्या हो गया, sp3 संकरण। देखिए नेक्स्ट, निकल Cn का होल 4 -2, निकल Cn का होल 4 -2। इसके लिए बात करें तो निकल के लिए क्या लिखेंगे, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकल +2 में D8 3D8 4s0 एंड 4p0। D8 में बात करें ये 4s है और ये 4p है। यहाँ D8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ वैकेंट पड़े हैं। अब अपने पास साइनाइड है जो Cn है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करेगा, इसका युग्मन कर देगा। इसका युग्मन कर देगा तो अपने पास 3D वैकेंट हो गया। तो एक D और एक S और 3p 2p मिक्स हो जाएंगे, होकर नए 4 कक्षक बनाएंगे। उनका नाम होगा sp2। कैसा हो गया, dsp2। dsp2 D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, संकरण कौन सा, dsp2 आएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। तो कैसा हो गया बेटा, प्रति चुंबकीय। कैसा हो गया, प्रति चुंबकीय हो गया। कैसा, प्रति चुंबकीय। ज्यामिति कौन सी होगी, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार ज्यामिति हो गई। कैसी हो गई, समतल वर्गाकार। नेक्स्ट अपन बात करें समतल वर्गाकार ज्यामिति हो गई। तो अपन ये अपना D8 में क्या dsp2 था। नेक्स्ट बात करें निकिल CO का होल 4, निकिल CO का होल 4। इसके लिए बात करें तो निकिल के लिए यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी है, 0। तो इसमें बात करें निकिल 3D8 4s2 4p0। 3D8 में कितने 8 हैं, 4s 2 हैं और 4p में कुछ भी नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SCO, तो ये क्या करेगा, इसको आगे भेजने के बजाय इसमें फिल कर देगा। तो अपने पास 4s कक्षक को अपने को हमेशा संकरण में भाग दिलाना है, क्योंकि एक नाभिक के ज्यादा पास होगा। नाभिक के ज्यादा पास होगा तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स
ज्यादा होगा। तो अपने पास वैकेंट कौन सा हो गया, 4s, 4p, 3p हो गए। तो संकरण कौन सा आ जाएगा बेटा, sp3। इसका स्पेशल ध्यान रखें, मैं फिर बता रहा हूं, आप क्या करोगे, इसका युग्मन यहां पर करवा के इसमें एक अंदर वाला खाली करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखोगे सीधा सा, और CO को क्या कर दोगे कि इसमें DsP2 संकरण कर दोगे। गलत है, तो इसमें D10 कंडीशन बन गई है। तो अपने पास संकरण कौन सा आ गया, sp3 प्रति चुंबकीय हो गया, प्रति चुंबकीय कैसा हो गया, प्रति चुंबकीय। ज्यामिति कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। कैसी हो गई, चतुष्फलकीय। ज्यामिति हो गई चतुष्फलकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। कितने हो गए, 0। तो अपना ये फंडा पूरा सही बैठ रहा है, किसी को कोई गिला शिकवा इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें CuCl4 -2, CuCl4 -2 के लिए बात करें तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो कॉपर Cu +2 है, 3d9 4s0 4p0, 3d9 4s0 4p0। D9 है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड है तो इसको अपन आगे नहीं शिफ्ट कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, एक S 3p मिक्स करेंगे तो नया क्या बन जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। कौन सा, sp3 संकरण हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो स्पीसीज कैसी मिलेगी अपने को, अणुचुंबकीय। कैसी, अणुचुंबकीय स्पीसीज मिलेगी, अणुचुंबकीय स्पीसीज मिलेगी। आकृति कैसी हो गई, चतुष्फलकीय आकृति हो गई। तो अपन ने देखा D9 में देखो वीक फील्ड लिगेंड sp3 संकरण, तो अपना बिल्कुल सही है। इस नेक्स्ट अपन देखें CuNH3 का होल 4 +2। तो D9 कॉपर +2 में D9 3d9 4s0 एंड 4p0। इस बार अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा। इसको क्या करेगा, आगे भेज देगा। तो ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं। तो संकरण कौन सा हो गया इसमें, DsP2 संकरण हो गया। क्या हो गया, DsP2। अभी भी मेरे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्या पड़ा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अणुचुंबकीय स्पीसीज होगी। कैसी होगी, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय स्पीसीज होगी। आकृति कैसी होगी, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार आकृति हो गई। कैसी हो गई, समतल वर्गाकार आकृति हो गई। तो इस हिसाब से अपन ने एग्जाम्पल देखे, और एग्जाम्पल देखते हैं। MnCl4
MnCl4 -2, MnCl4 -2, Mn यहाँ पर +2 ऑक्सीजन अवस्था में है। +2 में मतलब क्या है, 3d5 बचा हुआ है अपने पास और वीक फील्ड लिगेंड है 4s एंड 4p। 3d5 है 1 2 3 4 5 और यहाँ कितना है 0 और यहाँ भी कितना है 0। 3d5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, बाहर वाले ही मिक्स करेंगे। 1s 3p तो क्या बन गया, sp3 संकरण हो गया। कौन सा हो गया, sp3। अणु चुंबकीय स्पीसीज हो जाएगी, कैसी, अणु चुंबकीय स्पीसीज हो गई, अणु चुंबकीय स्पीसीज हो गई। आकृति कौन सी हो गई, चतुष्फलकीय। आकृति चतुष्फलकीय, अणुचुंबकीय स्पीसीज है, sp3 है, आकृति चतुष्फलकीय हो गई। चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा इसका, 5 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग। देखिए D5 वीक फील्ड लिगेंड, sp3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 5 आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपन इनको कर सकते हैं। अपने को ये अपनी टेबल, जो दोनों टेबल बनवाई मैंने, एक ये टेबल बनवाई है और एक टेबल और बनवाई थी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, उसके लिए बात की थी। तो अपन इस फंडे से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। खूब सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। अब अपन देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा अपन स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा, वीक फील्ड कौन सा होगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड साइज पर डिपेंड करता है, साथ में EN पर डिपेंड करता है। अगर साइज स्मॉल है तो उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ज़्यादा होगी और साथ में EN क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अपन देखते हैं सबसे कम किसकी होती है, I-, फिर Br-, फिर SCN-, फिर Cl, फिर S-2, फिर F-, फिर OH-, फिर ऑक्जिलेट C2O4-2, फिर H2O आ गया। यहाँ H2O को अपन इनके बीच की कड़ी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इनके बीच की कड़ी बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करें NCS-, फिर EDTA-4, फिर NS3, फिर EN आ गया। क्या आ गया, EN, इथाइलिन डायमीन। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, सम्मित लिगेंड है। उसके बाद में बात करें NO2-, PPS3, CN- एंड CO। ये इससे H2O से इधर वालों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, जबकि इधर वालों को वीक लिगेंड माना जाता है। क्या माना जाता है, वीक लिगेंड माना जाता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके बारे में याद रखना। इस बार क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया था, इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपने को ये ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपसहसर्जक यौगिक का स्थायित्व किन किन चीजों पर निर्भर करता है। उप सहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व, उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व किस किस चीज पर निर्भर करता है, एक एक चीज लेकर चलते हैं, टोटल पॉइंट देखते हैं। पहला, स्थायित्व समानुपाती होते किसके, किलेशन के। अब किलेशन अपन बात कर चुके हैं पहले। किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, बाय द्विदंतुक लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड जितने भी हैं वो एक ही धातु के साथ बंध बनाते हैं, कई बंध बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि वलय निर्माण हो जाता है। वलय निर्माण होने को क्या कहते हैं, किलेशन कहते हैं, जिसके कारण संकुल का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके लिए अपन एग्जांपल देखें, जैसे अपने पास MnS3 का होल 6 है, MnS3 का होल 6 है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnS3 का होल 4 En हो गया प्लस n है, MnS3 का होल ट्वाइस En का होल स्क्वायर n प्लस हो गया, उसके बाद में En का होल थ्राइस प्लस हो गया। अब देखते हैं En का होल थ्राइस, इसमें कितनी वलय हैं, इसमें 3 वलय हैं। कितनी वलय हैं, 3 वलय बन जाएंगी। तो सबसे ज्यादा किलेशन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो अपने इस स्थायित्व का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे अपन बात करें, एक एग्जांपल लें, COH2O का होल 6 प्लस 3 COOX का होल थ्राइस -3, अगला CO EDTA -1। तो इनमें बात करें, EDTA में किलेशन सबसे ज्यादा होगी, EDTA में किलेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर COOX का होल थ्राइस, फिर COH2O का 6 होगा। सेकंड बात करें स्थायित्व में, तो पहला अपना आ गया कौन सा स्थायित्व, जितना स्थायित्व में जितना ज्यादा किलेशन होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। सेकंड बात करते हैं अपन स्थायित्व समानुपाती होते हैं CFSE। स्थायित्व CFSE मतलब विपाटन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। विपाटन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। तीसरी अपन बात करें, स्थायित्व समानुपाती होता है फाई, किसका, धातु का, किसका, धातु का। फाई को क्या बोलते हैं अपन, फाई को बोलते हैं आयनिक विभव। बेटा जी, एक तो होता है आयनन विभव, एक होता है आयनिक विभव। एक होता है आयनन विभव और एक होता है आयनिक विभव। फोर्थ बात करें अपन, फोर्थ बात करें, स्थायित्व समानुपाती होता है किसके, लिगेंड की का सामर्थ्य। लिगेंड का सामर्थ्य जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। अगर अपन बात करें
CO के लिए लें CO F6 -3 CO H2O whole 6 plus 3 CO NH3 whole 6 plus 3 CO CN6 -3। यहाँ लिगेंड का सामर्थ्य सबसे ज़्यादा CN का, फिर NH3 का, फिर H2O का, फिर Fe का। तो ये अपने पास लिगेंड के सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका बनेगा? CN का, फिर NH3 का, फिर H2O का, फिर F6 का बनेगा। किसका बनेगा? F6 का। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये स्थायित्व लिगेंड का सामर्थ्य बढ़ने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है। कार्बोनिल यौगिकों के लिए अपन बात कर चुके हैं। 5th नंबर, कार्बोनिल यौगिक वे ही कार्बोनिल यौगिक वे ही कार्बोनिल यौगिक स्थायी होते हैं जिनका जो सिज्विक के EAN नियम की पालना करते हैं। क्या? वे ही कार्बोनिल यौगिक स्थायी होते हैं जो सिज्विक के EAN रूल की पालना करते हैं, बाकी स्टेबल नहीं होंगे। तो ये अपन ने देखा संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CFT के द्वारा कलर का CFT के द्वारा CFT के अनुसार रंग का कारण। कलर दो कारण से होता है बेटा, पहला और दूसरा। पहला DD संक्रमण के कारण, किसके कारण? DD संक्रमण के कारण। दूसरा आवेश स्थानांतरण के कारण, आवेश स्थानांतरण के कारण। पहला हो गया DD संक्रमण के कारण, दूसरा हो गया आवेश स्थानांतरण के कारण। DD संक्रमण के कारण अपन बात करें, DD संक्रमण से कैसे फर्क पड़ता है बेटा जी? अपन पहले बात कर चुके होंगे, नहीं बात करते हैं। जैसे ही कक्षकों का विपाटन होता है, जैसे मान लो ये बात करते हैं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो उत्तेजित होकर ऊष्मा अवशोषित करके कहां जाता है? ऊपर की ओर मूव करता है। परंतु जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आता है तो ऊर्जा को वापस बाहर निकालता है। ऊर्जा को अगर बाहर निकालेगा, अगर वो ऊर्जा किस क्षेत्र की? दृश्य प्रकाश क्षेत्र की है, उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश क्षेत्र की, तो अपने को कलरफुल दिखाई देगा, वरना कलरफुल दिखाई नहीं देगा। अब इसके लिए अपने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनके लिए बात करते हैं कि जो कलर होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो अवशोषित कलर होता है और बाद नजर कैसा आता है, उसके लिए बात करें। विबजोर, यदि कोई ब्लू कलर अवशोषित करता है तो कैसा नजर आएगा? ऑरेंज। वॉयलेट करता है तो येलो, ग्रीन करता है तो रेड। ये एक दूसरे के ऑपोजिट रंग है। जो अवशोषित करता है उसका ऑपोजिट अपने को दिखाई देता है।
जैसे कलर में अपन बात करें कि कोई संकुल है CO Cl NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 प्लस 2 Cu H2O का होल 4 प्लस 2 और बात करें Cr H2O का होल 6 प्लस 3। इनमें अपन बात करें कि अवशोषित कलर, अवशोषित रंग और दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला रंग, अवशोषित रंग है दिखाई देने वाला रंग। अवशोषित रंग इसका पीला लिखें, नारंगी और लाल, पीला, नारंगी तथा लाल। तो अपने को ये पीला अवशोषित करता है तो दिखाई कौन सा देगा? बैंगनी कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का दिखाई देगा। जबकि ये नारंगी ऑरेंज कलर का है तो कैसा नजर आएगा अपने को? ब्लू नजर आएगा। कैसा? ब्लू, नीला। ये लाल है, रेड है तो कैसा नजर आएगा? हरा। तो अपने को विपरीत नजर आता है। अब जो ये एनर्जी होती है, विपाटन एनर्जी डेल्टा O, समानुपाती लिगेंड के सामर्थ्य के समानुपाती होती है। लिगेंड के सामर्थ्य के एनर्जी समानुपाती 1/λ होती है। क्या होती है? 1/λ। जो ज्यादा, जिसकी ये विपाटन ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी डेल्टा क्या होगी? कम होगी। इस चीज से याद रखना, जो जितनी ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करेगा उसका लैम्डा अपने को क्या नजर आएगा? कम नजर आएगा। इसको इस चीज तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये अपना कलर वाले पार्ट कंप्लीट होता है। ये CFT अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चीज अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में बात करेंगे, सिनर्जी की इफेक्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।